हमारे चैनल मोटा भाई की छोटी कहानी में आपका स्वागत है। हिस्टोरिया के अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं इतिहास की अनकही अनसुनी कहानियाँ। और आज हम आपको सुनाएंगे शहीद आजम भगत सिंह के जीवन की कुछ खट्टी मीठी कहानियाँ। भगत सिंह जैसा महान क्रांतिकारी शायद और कोई नहीं। वह केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। उनके युवा कंधों पर एक प्रौढ़ दिमाग था और यह तथ्य उन्हें अन्य क्रांतिकारियों से अलग करता था। साथ ही भगत सिंह के जीवन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम आपको उनमें से मात्र कुछ के बारे में बताएंगे। अपने क्रांतिकारी जीवन में भगत सिंह व उनके साथी नेशनल कॉलेज लाहौर में या तो पढ़ा करते थे या उसके साथ किसी न किसी प्रकार से संबंधित थे। भगत सिंह के एक क्रांतिकारी साथी का नाम था राजा राम शास्त्री। वह द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। राजा राम आमतौर पर एक होटल में भोजन करते थे। एक बार जब भगत सिंह वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने उन्हें वहाँ भोजन करते देख लिया। बस वह आकर राजा राम के सामने बैठ गए और विस्तार से बातें करने लगे। एक बार तो भगत सिंह ने राजा राम को अपनी बात में सम्मिलित कर लिया और दूसरी ओर उनकी थाली से ही खाने लगे। राजा राम ने अपना संयम खो दिया क्योंकि भगत सिंह ने अपने हाथ तक नहीं धोए थे और खाना आरंभ कर दिया था। इस पर भगत सिंह ने कहा, आखिरकार मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, मुझे पहले वह कह लेने दो। और इसके बाद भी वह खाते रहे और भगत सिंह खाना खाने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने राजा राम से पूछा, क्या उन्हें खीर पसंद है या नहीं। राजा राम ने कहा, तुझे क्या परेशानी है। भगत सिंह ने कहा कि उन्हें खीर पसंद है लेकिन यह बहुत महंगी है। ठीक है, एक बार जब आप खा रहे हो तो इसे ढंग से खाओ। यह कहकर उन्होंने स्वयं ही खीर लाने का ऑर्डर दे दिया। ना केवल यह, कुछ और खाने का भी ऑर्डर दे दिया। इसके बाद तो कई बार भगत सिंह और सुखदेव दोनों आ जाते और राजा राम के बिल पर पेट भर भोजन करते। वास्तव में क्रांतिकारी पैसों की कमी से जूझा करते थे और इसलिए उन्हें यहाँ वहाँ से भोजन, पैसे और कपड़े तक मांगने पड़ते थे। राजा राम एक बहुत छोटे कमरे में रहते थे जो बस मुश्किल से एक चारपाई के लिए पर्याप्त था। एक बार भगत सिंह और सुखदेव रात को 1 बजे आए। दरवाजे पर 3 बार ठक ठक की तो राजा राम ने दरवाज़ा खोला और वो भीतर प्रवेश कर गए और मजे में कपड़े उतारना शुरू कर दिए। राजा राम अपनी छोटी सी चारपाई पर लेटे थे। बस वे दोनों स्वयं भी उस चारपाई पर बैठ गए, एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। थोड़ी देर बाद वे राजा राम के साथ लेट गए। राजा राम को अपना दम घुटता लगा तो वह अपना बिस्तर छोड़कर फर्श पर लेट गए और वे दोनों चारपाई का आनंद उठाने लगे। ना केवल यह, भगत सिंह सुखदेव के साथ मिलकर राजा राम की खिल्ली उड़ाने लगे। देख सुखदेव, तू एक चीज़ मानेगा कि राजा राम कितना महान है। जिस क्षण उसे पता चलता है कि उसके मित्र आ गए हैं वह अपना बिस्तर छोड़ देता है। वास्तव में वहाँ महान है। बस राजा राम को लगता कि उसके साथ धोखा हुआ है। पहले तो उन्होंने बिस्तर छीन लिया और अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। भगत सिंह केवल इससे ही संतुष्ट नहीं होते थे। वह कहते, समाजवाद हमें आदेश देता है कि हम मुसीबतों को भी बराबर बांटें। यह सही नहीं लगता कि हम चारपाई पर लेटे रहें और वह फर्श पर। और इसके साथ ही उन्होंने चारपाई को उठाकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया और फिर वे सभी फर्श पर लेट गए। ऐसा एक बार से अधिक हुआ था, यह स्वयं राजा राम ने लिखा है। कई बार लोग समझते हैं कि क्रांतिकारी खून के प्यासे पागल राष्ट्रवादी थे, जो सही नहीं है। जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया। उस समय लाहौर का पुलिस सुप्रिंटेंडेंट था स्कॉट और सैंडर्स उसका सहायक था। स्कॉट ने लाला जी पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, इसलिए क्रांतिकारियों ने उसे मारने की योजना बनाई थी। यह निर्णय किया गया था कि पहली गोली भगत सिंह को चलानी थी। एम यानी राजगुरु को केवल भगत सिंह की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। पंडित जी अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद को उन दोनों की सुरक्षा करनी थी। 17 दिसंबर 1928 को जिस समय सैंडर्स पुलिस मुख्यालय से बाहर अपनी मोटरसाइकिल की ओर आने लगा तो जय भगवान ने उसे स्कॉट समझा और इशारा कर दिया। इस पर भगत सिंह आगे आए लेकिन देखा कि वह स्कॉट नहीं है। वह यह बताने के लिए पंडित जी की ओर मुड़े। इसी बीच एम ने गोली चला दी जो उसे नहीं चलानी थी। उसने सैंडर्स को नहीं पहचाना था। सैंडर्स नीचे गिर चुका था। तब भगत सिंह गलत आदमी पर गोली चलाने को मजबूर हो गए। इस प्रकार सैंडर्स की हत्या घटित हुई और यही हत्याकांड भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सज़ा का फरमान लाने वाला था। जहाँ तक स्कॉट का संबंध था, 17 दिसंबर को वह आधिकारिक दौरे पर कसूर गया हुआ था। और अब मैं आपको बताता हूँ असेंबली में बम कांड करने से पहले भगत सिंह को खून का टीका किसने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकना था। उसका कारण था उस बिल का विरोध करना जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। यह बिल इसलिए लाया जा रहा था कि अंग्रेज व्यापार संघ से जुड़ी गतिविधियों को मनचाहे ढंग से कुचल सकें। यह महिला दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से दिल्ली आई थी। उनका नाम सुशीला दीदी था।
दुर्गा भाभी एक महान क्रांतिकारी थी और एक महान क्रांतिकारी की पत्नी थी। वह भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु बम का परीक्षण करते समय हुई थी। इस बम कांड से कुछ दिन पहले दुर्गा भाभी को अपने पति से एक पत्र मिला था, जिसके अनुसार उन्हें और सुशीला दीदी को दिल्ली पहुंचना था। उन्होंने तुरंत ही लाहौर के लिए बस ली और वहां से सारी रात यात्रा कर दिल्ली की ओर भागे और वहां 8 अप्रैल को सुबह जल्दी ही पहुंच गए। यह वही दिन था जिस दिन भगत सिंह और दत्त को दोपहर से पहले असेंबली में कार्यवाही के लिए जाना था। दुर्गा भाभी उससे बहुत पहले कड़ूसिया बाग पहुंच गई, जो सिविल लाइंस के निकट स्थित है। यहाँ उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई, जिन्हें सुखदेव लेकर आए थे। भगवती चरण भी वहाँ उपस्थित थे। दुर्गा भाभी अपने साथ तैयार भोजन लेकर गई थी, जिसे उन सब ने खाया। यहाँ सुशीला दीदी ने अपनी उंगली में सुई चुभाई और अपनी रक्त बहती उंगली से भगत सिंह के माथे पर शुभ तिलक लगाया। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि भगत सिंह और दत्त के साथ क्या होने वाला था। उन्हें बस यह पता था कि वे किसी कार्यवाही के लिए जा रहे थे। जल्द ही भगत सिंह चले गए। दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी ने एक तांगा किराए पर लिया। उनके साथ भगवती और शची भी थे। शची दुर्गा भाभी का 7 साल का पुत्र था। वे असेंबली हॉल की ओर चल पड़े। सुखदेव भी एक साइकिल पर तांगे के साथ साथ थे। जब वे असेंबली क्षेत्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर बहुत पुलिस थी और भगत सिंह को एक पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था और बीके दत्त को एक अन्य वैन में। शची दुर्गा भाभी की गोद में था। जिस क्षण उसने भगत सिंह को देखा, वह चिल्लाया, लंबे चाचा। दुर्गा भाभी ने तुरंत ही उसका मुंह बंद कर दिया। भगत सिंह भी अपने को रोक नहीं सके और अपना सिर घुमाकर मुस्कुराए और अगले ही क्षण वह चले गए। अब वह जेल जा रहे थे, जहां से वह कभी वापस नहीं आने वाले थे। मोटा भाई की छोटी कहानी। ऐसी और कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।